एंट्रोपी फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ज़्यादा क्यों होती है? डेथ ऑफ यूनिवर्स क्या है? एंट्रोपी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेट करती है? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। सो वी डिस्कस द एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? वी कैन डिफाइन द एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, यानी किसी सिस्टम के डिसऑर्डर को नापना ही एंट्रोपी के। एक आइस जो कि एक क्यूब शक्ल में है वो कम्प्लीटली ऑर्डर में है, हम इसे मेल्ट करें तो वो डिसऑर्डर शक्ल में हो जाएगी। अब हम इस डिसऑर्डर को ऑर्डर में तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम एक मिरर पर स्टोन फेंकें तो वो मिरर टूट जाएगा। ये ऑर्डर से डिसऑर्डर शक्ल में चला गया है, लेकिन अब हम इस डिसऑर्डर से इसे ऑर्डर में लेके नहीं आ सकते। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि हम सन से क्या हासिल कर रहे हैं, तो आंसर इज़ सिंपल दैट वी गेट एनर्जी फ्रॉम सन, यानी हम सन से एनर्जी हासिल कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि ज़मीन कितनी एनर्जी स्पेस में बैक रेडिएट कर रही है। ओबियसली जितनी एनर्जी हम सन से हासिल कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी हम ज़मीन से स्पेस में रेडिएट कर रहे हैं। एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट करती है। यही वजह है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। सन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। एनर्जी हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ जाती है। अगर सन कंप्लीटली एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा तो ज़मीन और सूरज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। तमाम चीज़ें इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी। अब कोई टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसी को तो कहते हैं डेथ ऑफ यूनिवर्स, यानी अब कोई भी टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं होगा, हर तरफ टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब स्टीम इंजन ईजाद हुए तो साइंसदानों ने सोचा कि इसकी एफिशिएंसी को किस तरह इंक्रीज़ किया जा सके। इसके लिए उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंजन कंटिन्यूसली चेंज किए, लेकिन उन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये सिर्फ हॉट और कोल्ड के टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रही थी। इंजन कम्प्लीटली हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है इसी पर ही डिपेंड कर रही थी। यही वजह थी कि उस वक्त के इंजीनियर को ये बात समझ में नहीं आई। सादी कार्लोस ने देखा कि बरतानिया के स्टीम इंजन फ्रांस के स्टीम इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी दे रहे हैं। उसकी वजह भी उन्होंने बताई। उसके लिए उन्होंने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिए। ये सिर्फ इंजन डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि हॉट में वो कितनी टेम्परेचर हीट इंटर कर रही है और कोल्ड रिजर्वायर से वो कितनी हीट ले रहा है। ये टेम्परेचर डिफरेंस ही एफिशिएंसी की बुनियाद थी। अगर मैं आज की बात करूं तो एक पेट्रोल इंजन की आज एफिशिएंसी 30% है। उस वक्त स्टीम इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ 3% थी, और ये एफिशिएंसी को लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही इंक्रीज़ किया गया था। अगर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो वो ये कहता है कि कोई भी सोर्स कंटिन्यूसली अपने एनर्जी को वर्क में चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो वो ये कहता है कि ऐसा नामुमकिन है कि कोई भी सिस्टम अपनी कंप्लीटली एनर्जी को वर्क में चेंज करे, यानी कि कोई भी सिस्टम अपने जितनी मैं इनपुट दे रहा हूँ उतनी ही मुझे आउटपुट हासिल हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी 30% है, यानी कि वो अपने 100% इनपुट के से सिर्फ 30% ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि वो सिर्फ 30% ही वर्क कर रहा है, बाकी 70% हीट वो यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहा है, यानी उसकी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह एनर्जी कंटिन्यूसली हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ जाती है। एनर्जी का ट्रांसफ़र हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ होता है। यही लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और यूनिवर्स कंप्लीटली लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही डिपेंड करती है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। अगर
एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो ये सिस्टम डेथ ऑफ यूनिवर्स की तरफ चल रहा है। यानी कि एक वक्त आ जाएगा जब हॉट और कोल्ड सब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा और पूरे का पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। यही तो है डेथ ऑफ यूनिवर्स और यही तो है एंट्रोपी का इंक्रीज़